हेलो दोस्तों। प्लस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि अपन बात कर रहे थे रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए, यानी कि अपन जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे थे रीट के लिए वो राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में अपन बात कर रहे थे, जो पिछली जो क्लास थी अपनी वो थी राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की। और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में अपन राजस्थान का वर्गीकरण किया था। और राजस्थान का वर्गीकरण अपन दो प्रकार से किया था। एक वर्गीकरण था अपना व्यक्तिगत आधार पे, और एक वर्गीकरण था अपना भौगोलिक कारकों के आधार पे। भौगोलिक कारकों के आधार पे व्यक्तिगत आधार पे अपन ने सबसे पहले देखा था वीसी मिश्रा का। वीसी मिश्रा, विनोद चंद मिश्रा का। इन्होंने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। कितने भौतिक प्रदेशों में? 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। उसके बाद में अपन ने अगला जो वर्गीकरण किया था वो था प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने। रामलोचन सिंह ने इन्होंने राजस्थान का जो भौतिक वर्गीकरण किया, इसमें सबसे पहले 3 श्रेणियों में बांटा। कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में। और वो 3 श्रेणियां थी, एक व्रत श्रेणी, एक उपश्रेणी और एक थी लघु श्रेणी। इन 3 श्रेणियों में वर्गीकरण किया इन्होंने सबसे पहले। ये जो व्रत श्रेणी है इसको इन्होंने 2 भागों में बांटा, उपश्रेणी को 4 भागों में बांटा, और लघु श्रेणी थी इसको 12 लघु श्रेणियों में बांटा। उस तरीके से अगली बात करते हैं अपन जो डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की। हरिमोहन सक्सेना, और एक थे इनके साथ में तिवारी साहब, प्रोफेसर तिवारी साहब थे। इन्होंने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा। इनकी जो पुस्तक थी राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, उसमें राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया है। जो पहला है वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतमाला, तीसरा है वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और जो चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो इस आधार पर राजस्थान का जो व्यक्तिगत वर्गीकरण था, जो वीसी मिश्रा ने वीसी मिश्रा ने 1968 के अंदर, इनकी पुस्तक थी राजस्थान का भूगोल। प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने 1971 के अंदर वर्गीकरण किया। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो वर्गीकरण था व्यक्तिगत वर्गीकरण था। उसके बाद में अपन बात कर रहे थे भौगोलिक कारकों के आधार पे, और भौगोलिक कारकों के आधार पे अपन ने राजस्थान को 2 कारकों के आधार पे, एक था उच्चावच और एक था जलवायु। उच्चावच और जलवायु के आधार पे, उच्चावच और जलवायु के आधार पे वर्गीकरण किया। उच्चावचों के आधार पे जो अपन ने देखा था सबसे पहले वो था एक अरावली। उसके बाद में दूसरा जो था वो था दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और तीसरा था वो था पूर्वी मैदानी प्रदेश।
ठीक है। सॉरी। तो जो पूर्वी मैदानी प्रदेश, तो ये था सारा का सारा ऊंचाइयों के आधार पे 3। और जो एक बचा हुआ था अपने पास में, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये जो वर्गीकरण था भौगोलिक कारकों के आधार पे, ये था जलवायु के आधार पे। तो इस तरीके से भौगोलिक कारकों के आधार पे अपन ने 4 भौतिक प्रदेश देखे थे, राजस्थान के अरावली, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये तीनों के दोनों ऊंचाइयों के आधार पे, और एक था अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो जलवायु के आधार पे वर्गीकरण था। अपन बात कर रहे थे इसमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, तो ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको थार का मरुस्थल भी कहते हैं, थार का मरुस्थल भी कहते हैं। ठीक है, पहली बात, ये एक अवशेष माना जाता है किसका? तैतीस सागर का, तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है। ठीक है, इसका जो निर्माण काल है, ये निर्माण काल है ये इसका टर्सरी, टर्सरी एवं प्लिस्टोसीन काल। प्लिस्टोसीन काल, कौन सा? प्लिस्टोसीन काल। आगे अपन बात करें कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो इसका जो क्षेत्रफल है राजस्थान में है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? इसकी जो लंबाई है 640 किलोमीटर। इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? वो है 300 किलोमीटर। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? औसत ऊंचाई वो है 250 मीटर, 250 मीटर। तो इस आधार पे अपन ने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का कुछ सामान्य जानकारी की अपन ने चर्चा की थी। उसके बाद में इसे अपन ने वर्गीकरण किया और 2 भागों में बांटा था अध्ययन की दृष्टि से। एक था अपना इसमें शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और एक था इसके अंदर अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इसमें जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश था, इसको विभाजन करने का एक कारण था वो पश्चिमी जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, यानी कि 25 सेंटीमीटर से कम वाला जो क्षेत्र था वो शुष्क मैदान के अंदर, और जो 25 या 50 के बीच में था वो कौन सा था? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। यानी कि जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश था, यहां पर वर्षा की जो मात्रा थी ये 0 से 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश था, यहां पर जो वार्षिक वर्षा की जो मात्रा थी वो 25 से 50 सेंटीमीटर, 25 से 50 सेंटीमीटर। इसे राठी प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, और ये बांगड़ के नाम से भी, इसे बांगड़ प्रदेश भी कहते हैं। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को वापस 2 पुनः भागों में बांटा गया। एक था बालू का स्तूप, बालू का स्तूप मुक्त, और एक था बालू का स्तूप युक्त। बालू का स्तूप युक्त, ये जो बालू का स्तूप मुक्त था, इसका जो भाग है वो है 41.5%, और जो बालू का स्तूप युक्त है ये है 58.5% भाग पे।
ठीक। यहाँ पर बालू का स्तूप यानी कि यहाँ पर मिट्टी का जमाव जो एक कह सकते हैं कठोरतम भाग था, और उस कठोरतम भाग को अपन कह सकते हैं चट्टानी या पथरीला मरुस्थल। तो जो बालू का स्तूप है ये पथरीला मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? पथरीला मरुस्थल देखने को मिलता है यहाँ, जिसे अपन हमादा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? हमादा के नाम से जानते हैं। और जो बालू का स्तूप युक्त है, यहाँ पर जो पवन के द्वारा या कह सकते हैं हवाओं के द्वारा इसका मिट्टी का क्या किया जाता है? जमाव किया जाता है, निक्षेपण किया जाता है। तो बनने वाली जो संरचना होती है उसे बालू का स्तूप कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूप है, जैसे बरखान है, अनुदैर्घ्य है, अनुप्रस्थ है, पैराबोलिक है, तारानुमा है। तो इस तरीके से मैंने कल आपको बालू का स्तूपों के बारे में भी बताया था। उसके बाद में जो अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है अध्ययन की दृष्टि से। पहला था घग्गर का मैदान या घग्गर बेसिन। दूसरा था शेखावाटी अंतः प्रवाह। शेखावाटी अंतः प्रवाह। तीसरा था नागौरी उच्चभूमि, और चौथा था लूनी बेसिन। लूनी बेसिन। तो जो घग्गर का मैदान है, ये जो घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो घग्गर का मैदान कहलाता है। ठीक है। शेखावाटी अंतः प्रवाह मुख्यतः जो कांतली नदी है अपनी, जो शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र कहलाता है। नागौरी उच्च भूमि जो नागौर के अंदर जहां पर लवणीय या खारे पानी की झीलें देखने को मिलती हैं सर्वाधिक, वो नागौरी उच्च भूमि। यहाँ पर सर्वाधिक फ्लोराइड की मात्रा देखने को मिलती है, जो जायल नागौर से अजमेर पुष्कर के मध्य स्थित है, जिसे बांका पट्टी के नाम से या कुब्बड़ पट्टी के नाम से भी जानते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि मानव जो खारा पानी या जो लवणीय पानी पीता है, उसकी वजह से मानव के अंदर जो फ्लोरोसिस बीमारी हो जाती है, और उस फ्लोरोसिस बीमारी की वजह से हड्डियां क्या हो जाती हैं? कमजोर हो जाती है। उसके बाद में लूनी बेसिन, जो इसे गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, और जो लूनी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसे लूनी बेसिन के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से अपन ने जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसका वर्गीकरण किया था। जो अपने प्लस अकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित 2 क्लासें हैं, उनको आप लोग देख सकते हैं। आज जो अपनी बात करेंगे अपन अरावली पर्वतमाला की। किसकी बात करेंगे अपन? अरावली पर्वतमाला की। यानी कि जो अपना ऊपर वाला जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये तो कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है ना। तो ये अपना प्लस एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है वहां पर आप लोग देख सकते हैं। इस क्लास को आपको मिल जाएंगी, 2 क्लासों के अंदर इसको पूरा किया गया है। आज अपन बात करेंगे अरावली पर्वतमाला की, यानी कि अरावली दूसरा जो भौतिक प्रदेश अपना अरावली, यानी कि जो सबसे पहले था अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बाद में आता अरावली। तो अपन क्रम वाइज ही पढ़ रहे हैं। तो ये जो अरावली है ये संपूर्ण राजस्थान के अंदर 9% भाग पर है। कितने? 9% भाग पर है। और इसका जो यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है वो कितनी है? वो 10% जनसंख्या निवास करती है। यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है राजस्थान के अंदर ये 9% क्षेत्रफल है, और जनसंख्या यहाँ पर निवास कर रही है कितनी? 10% जनसंख्या निवास कर रही है। उसके बाद में अपन बात करें इसकी अरावली की, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अरावली की उत्पत्ति की। किसकी? अरावली की उत्पत्ति की। अरावली की उत्पत्ति, यानी कि अरावली की जो उत्पत्ति है, आज से अपन बात करें कि वर्तमान से 4.8 अरब वर्ष पहले, 4.8 अरब वर्ष पहले किसकी उत्पत्ति होती है? पृथ्वी की उत्पत्ति। किसकी? पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। ठीक है। और पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद में अगर अपन बात करें 60 करोड़ वर्ष पूर्व, 60 करोड़
वर्ष पूर्व, 60 करोड़ वर्ष पूर्व। साठ करोड़ वर्ष पूर्व, यानी कि 60 करोड़ वर्ष पूर्व यहां पर इन बीच में, इसके बीच में किसकी उत्पत्ति होती है? अरावली की। किसकी उत्पत्ति होती है? अरावली की। यानी कि जो भारी प्लेट है वो हल्की प्लेट के बीच में क्या हुई है? छेपित हुई है। यानी कि ये जो भारी प्लेट है, भारी प्लेट नीचे चली गई और जो हल्की प्लेट है वो ऊपर उठ गई। तो इसमें जो वलन बने यहां पर वलन की वजह से किसकी उत्पत्ति है? अरावली की उत्पत्ति। ठीक है, अपन बात करें कि ये जो अभिसारी गति हुई है, ये कौन सी गति है? अभिसारी। ये किस काल में हुई है? ये हुई है प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर। प्री कैम्ब्रियन काल में। और प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर क्या हुआ? यहां पर अभिसारी गति हुई है। कौन सी गति हुई है? अभिसारी गति। यानी कि जब दो प्लेटें आपस में टकराई हैं तो जो भारी प्लेट थी वो तो नीचे चली गई उस हल्की प्लेट के, और जो हल्की प्लेट थी वो ऊपर उठ गई, और ऊपर उठने से उसके अंदर क्या पड़े? ऐसे ऊंचाई के रूप में, वलन के रूप में किसकी उत्पत्ति होती है? अरावली की उत्पत्ति हुई है। तो जो अभिसारी गति हुई है, इस अभिसारी गति की वजह से क्या हुआ कि इसमें एक बल कार्य किया, और उस बल का नाम है संपीड़न बल। कौन सा बल है? संपीड़न बल। जो अपना अरावली है, ये जो अरावली है अपना प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। किसका है? प्रायद्वीपीय भारत का। और जो प्रायद्वीपीय भारत है ये किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। तो जो अभिसारी गति हुई है किस में हुई है? गोंडवाना लैंड में। किसमें हुई है? गोंडवाना लैंड में। गोंडवाना लैंड में अभिसारी गति हुई, और इस अभिसारी गति से वजह से क्या हुआ कि संपीड़न बल हुआ, और इस संपीड़न बल की वजह से क्या हुआ? वलन की स्थिति हुई। क्या बने? वलन बने, और इस वलन की क्रिया होती है, और इस वलन की वजह से किसका निर्माण होता है? मोड़दार पर्वतों की। मोड़दार पर्वत बनते हैं। क्या बनते हैं? मोड़दार पर्वत बनते हैं। यानी कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वो कब हुई है? 4.8 अरब वर्ष पूर्व है, और पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। यानी कि आज से अपन बात करें कि 60 करोड़ वर्ष पूर्व है। 4.8 और 60 करोड़ वर्ष पूर्व की पहले की अगर अपन बात करें, इसके बीच का जो काल है जिसे अपन प्री कैम्ब्रियन काल कहते हैं। कौन सा काल? प्री कैम्ब्रियन काल। और इस प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर आप लोगों ने सुना होगा कि वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, उसमें वेगनर ने 1912 के अंदर जो संपूर्ण स्थलखंड थे उन्हें एक माना, जो पेंजिया कहा। क्या कहा? पेंजिया। और उस पेंजिया से टूटकर क्या बना? दो भाग बने, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग कौन सा था? अंगारा लैंड। दक्षिणी भाग था गोंडवाना लैंड। तो जो प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर जो गोंडवाना लैंड है उसके अंदर क्या होती है? अभिसारी गति होती है। प्लेटों का क्या होता है? टकराव होता है, और इस प्लेटों के टकराव की वजह से जो हल्की प्लेट है वो ऊपर उठ जाती है, जो भारी प्लेट है वो नीचे, हल्की प्लेट के नीचे क्या हो जाती है? छेपित हो जाती है या नीचे चली जाती है। तो जब वो आपस में, दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, तो टकराने से जो ऊपर की स्थिति है वहां पर क्या होता है? वलन की स्थिति बनती है, और उस वलन की वजह से किसका निर्माण हुआ? मोड़दार पर्वतों का। किसका निर्माण हुआ? मोड़दार पर्वतों का। और मोड़दार पर्वतों में कौन आता है? अरावली है, जो अपना एक मोड़दार पर्वत है। तो अभिसारी गति होती है, और इस अभिसारी गति में संपीड़न बल की वजह से, संपीड़न बल में क्या होता है? वलन की क्रिया होती है, और इस वलन की क्रिया से
किसका निर्माण होता है? मोड़दार पर्वत की उत्पत्ति होती है। और ये जो मोड़दार पर्वत है ये कौन सा है अपना? अरावली, वलन पर्वत, जिसे अपन क्या कहा? क्या कहा अपन ने? अरावली। तो जो अरावली है अपनी, ये एक प्राचीनतम पर्वतमाला है। कैसी पर्वतमाला है? प्राचीनतम पर्वतमाला है। पहली बात तो ये है कि जो अरावली है ये प्राचीनतम पर्वतमाला है। प्राचीनतम पर्वतमाला है। दूसरी अगर अपन बात करें कि इसका जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है? वलन के द्वारा, वलन की क्रिया से या फोल्डिंग की क्रिया से हुआ है। तो ये जो अरावली है ये वलन की क्रिया से इसमें क्या होता है? इसका निर्माण होता है। तो इसे वलनीय पर्वत भी कहते हैं, फोल्डिंग पर्वतमाला भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें कि इसका जो निर्माण हुआ है कब हुआ है? प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर। कब हुआ है? प्री कैम्ब्रियन काल में। कह सकते हैं अपन इसे वलन पर्वत, वलन पर्वत। तो इस तरीके से जो अरावली की उत्पत्ति होती है, और अरावली की उत्पत्ति के आधार पर अपन ने इसको प्राचीनतम पर्वतमाला कहा, क्योंकि इसकी उत्पत्ति कब हुई है? प्री कैम्ब्रियन काल में। कैसे हुई है? वलन की प्रक्रिया से, वलन की क्रिया के आधार पे या वलन की प्रक्रिया के आधार पे। इसलिए ये कौन सा पर्वत है? वलन पर्वत भी है। ठीक है। आगे अपन बात करें कि अरावली पर्वतमाला विश्व की जो प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का भाग है। यानी कि गोंडवाना लैंड पर ही ये जो आपस में दो प्लेटें टकराई थी। ठीक, क्योंकि भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है अपना, वो किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का। तो जो अरावली है ये किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। अपन ने जब तो अपनी पहली क्लास थी राजस्थान की उत्पत्ति, वहां पर भी अपन ने इसकी बात की थी। तो अरावली पर्वतमाला भारतीय उच्चावच यानी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का क्या है? भाग है। ठीक। उसके बाद में जो तीसरा पॉइंट अपना, प्री कैम्ब्रियन काल में गोंडवाना लैंड में क्या होता है? अभिसारी गति के कारण, अभिसारी गति, और उस अभिसारी गति में संपीड़न बल से किसकी क्रिया हुई? वलन की क्रिया हुई। और इस वलन की क्रिया से मोड़दार पर्वत, मोड़दार पर्वत कौन सा? अपना अरावली पर्वत। कौन सा? अरावली पर्वत। इसका निर्माण होता है, अरावली पर्वत। ठीक है। अब अपन बात करें इसकी अरावली की, तो ये जो अरावली है इसका जो विस्तार है, इसका जो विस्तार है ये मानते हैं अरब सागर से। कहां से मानते हैं? अरब सागर से इसका विस्तार मानते हैं, क्योंकि इसकी जो शुरुआत है ये पालनपुर गुजरात से स्टार्ट होता है। और कहां तक है? दिल्ली तक है। कहां तक है? दिल्ली तक, जहां राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वहां तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो ये अरावली है, इसका जो विस्तार है ये अरब सागर में भी है। किधर है? अरब सागर में। तो इसे अरब सागर को अरावली का क्या मानते हैं? जनक मानते हैं। क्या मानते हैं? अरब सागर को अरावली का जनक मानते हैं। जब इस अरावली की उत्पत्ति हुई थी, तो अरावली की उत्पत्ति के समय अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो औसत ऊंचाई थी वो 2800 मीटर थी। कितनी थी? 2800 मीटर। लेकिन वर्तमान में जो अरावली का जो अवशेष के रूप में बचा हुआ है अपने पास में, अवशिष्ट भाग जो बचा हुआ है अपने पास में, वो कितना है? मात्र 930 मीटर। जब इसकी उत्पत्ति हुई थी तब कितनी थी? 2800 मीटर इसकी औसत ऊंचाई थी। लेकिन आज अपने पास में मात्र कितना बचा हुआ है? 930 मीटर ही बचा हुआ है। यानी कि ये जो भाग बचा हुआ है ये एक तरीके से अवशिष्ट भाग है अरावली का। कैसा भाग है? अवशिष्ट भाग है। इसलिए अरावली को, अरावली पर्वतमाला को अवशिष्ट पर्वतमाला के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में अपन बात करें कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान की मुख्य विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। बिल्कुल ये बात अपन ने की है। अरावली का जो निर्माण है प्री कैम्ब्रियन काल में वलन की क्रिया से हुआ है। तो ये चीज जरूर थोड़ा सा याद रखना भाई, ठीक है ना। प्री कैम्ब्रियन काल, अरावली का निर्माण कब हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर। ये अरावली है, ये अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में है, ठीक है, इसलिए इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। तो अरावली के कितने नाम है? ये प्राचीनतम पर्वतमाला है,
प्राचीनतम पर्वतमाला है। मोड़दार पर्वतों के रूप में इसकी उत्पत्ति होती है, इसे वलन पर्वत भी कहते हैं, अवशिष्ट पर्वतमाला भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन अरावली को कह सकते हैं। आगे अपन बात करें कि अरावली की जो शुरुआत होती है, ये अगर अपन भारत की दृष्टि से देखें तो भारत की दृष्टि से अरावली की जो शुरुआत होती है ये गुजरात से स्टार्ट होती है, और गुजरात की एक जगह है पालनपुर। कौन सी? पालनपुर, गुजरात। पालनपुर गुजरात से इसकी शुरुआत होती है और ये दिल्ली तक है। कहां तक है? दिल्ली तक फैली हुई है। ठीक है, रायसीना हिल्स। रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। यानी कि भारत की अगर अपन बात करें तो जो भारत में इसका जो विस्तार है ये कुल कितना है? गुजरात से लेके दिल्ली तक ये है 692 किलोमीटर। कितना है? 692 किलोमीटर। सॉरी भाई। अगर अपन बात करें राजस्थान के अंदर तो राजस्थान में इसका विस्तार सर्वाधिक देखने को मिलता है। अगर अपन भारत की दृष्टि से देखें तो ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, वहां तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। यानी कि इसका जो सर्वाधिक विस्तार है ये राजस्थान में ही देखने को मिलता है। यानी कि कुल अरावली का लगभग 80% भाग राजस्थान में है। यानी कि 550 किलोमीटर राजस्थान के अंदर इसका विस्तार, अरावली का विस्तार देखने को मिलता है। तो सबसे कम कहां पर देखने को मिलेगा? अगर केंद्र शासित की बात हो तो दिल्ली के अंदर, और वैसे राज्य की बात हो तो हरियाणा में। तो इसका जो सर्वाधिक कम विस्तार या न्यूनतम विस्तार देखने को मिलता है वो दिल्ली या हरियाणा में देखने को मिलता है। तो दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, और हरियाणा एक राज्य। राज्य की बात कर रहा है तो हरियाणा, और केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है तो दिल्ली के अंदर। आगे अपन बात करें कि जो अरावली का राजस्थान में कहां से प्रवेश होता है, तो अरावली के राजस्थान का अगर अपन बात करें यहां पर यहां से शुरू होता है अरावली, और यहां पर एक जिला है राजस्थान का, सिरोही। कौन सा? सिरोही। और इस सिरोही में खेड़ बर्मा, खेड़ बर्मा से इसकी शुरुआत होती है राजस्थान के अंदर, सिरोही से। और इसका जो अंतिम बिंदु है अगर वहां पर अपन बात करें इसकी, तो वो कितना है? कहां पर है? ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है भाई। यहां पर खेतड़ी। कहां पर? खेतड़ी। ये राजस्थान की विस्तार की बात कर रहा हूं भाई मैं। खेतड़ी, तो खेतड़ी पहले तो कहां था? जब नवीनतम जिला नहीं बने थे तब ये खेतड़ी था झुंझुनू के अंदर। कहां था? झुंझुनू के अंदर। लेकिन आज ये जो खेतड़ी है आज ये जो खेतड़ी है ये कहां है? नीम का थाना। नया जिला बना कौन सा? नीम का थाना। तो जो अरावली का विस्तार है खेड़ बर्मा यानी कि सिरोही से राजस्थान के अंदर जो खेतड़ी है, नीम का थाना जो जिला है, वहां तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक, आज अपन इस झुंझुनू की बात नहीं करेंगे भाई, क्योंकि झुंझुनू में खत्म हो गया इसका सिस्टम। अब कहां पर है? खेतड़ी को नीम का थाना में शामिल कर दिया गया एक उप तहसील के रूप में। तो नीम का थाना, खेतड़ी, इसका जो विस्तार है ये राजस्थान में 550 किलोमीटर। कितना है? 550 किलोमीटर का विस्तार देखने को मिलता है। यानी कि ये संपूर्ण राजस्थान का 9% भाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और यहाँ पर मात्र 10% जनसंख्या निवास करती है।
तो ये चीज थी अरावली की बेसिक सी जानकारी। आगे अपन बात करें फैक्ट के रूप में कि अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पश्चिम, इसकी जो दिशा है ना अरावली की, वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है भाई, ये थोड़ा सा भी ध्यान रखना। दक्षिण पश्चिम में पालनपुर गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व में रायसीना हिल दिल्ली तक 692 किलोमीटर में विस्तृत है। कितना? 692। अगर अपन राजस्थान में अरावली का विस्तार की बात करें तो खेड़ वर्मा सिरोही से खेतड़ी नीमका थाना तक 550 किलोमीटर में इसका विस्तार है राजस्थान के अंदर। यानी कि लगभग 80% जो हिस्सा है ये राजस्थान में ही है। किसका? अरावली का। सबसे ज्यादा पश्चिमी मरुस्थल का भी कहाँ है? राजस्थान में है। अरावली का भी कहाँ है? सबसे ज्यादा राजस्थान में है। तो राजस्थान तो भाई एक भौगोलिक दृष्टि से एक बहुत ही अच्छा राज्य है जो जैव विविधता की दृष्टि से भी प्रथम स्थान रखता है भाई। अरावली पर्वतमाला जो प्रदेश राजस्थान में कुल क्षेत्रफल का 9% भाग शामिल है और राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 10% भाग निवास करता है। तो जो राजस्थान की बात करें कि राजस्थान में जो सर्वाधिक अरावली का जो विस्तार है वो कहां पर देखने को मिलता है, तो अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार है राजस्थान में उदयपुर के अंदर, और जो न्यूनतम विस्तार है वो अजमेर में देखने को मिलता है भाई। अब ये जो अरावली है, अरावली को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। अध्ययन की दृष्टि से अपन 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसकी जो दिशा है अरावली की इस तरीके से है। तो अध्ययन की दृष्टि से अरावली को 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो है उत्तरी अरावली, कौन सा है? उत्तरी अरावली। और एक है मध्य अरावली, और एक है दक्षिण अरावली। यानी कि सबसे पहले अपन बात करें उत्तरी अरावली की। एक है उत्तरी अरावली, दूसरा है मध्य अरावली, और तीसरा है दक्षिण अरावली। तो अध्ययन की दृष्टि से अरावली को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। तो जो उत्तरी अरावली है, यानी कि जो अपन ने बात की कि उत्तर में नीम का थाना, नीम का थाना, नीम का थाना, खेतड़ी नीम का थाना तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो जो उत्तरी अरावली है ये नीम का थाना से जयपुर तक इसका देखने को मिलता है विस्तार, इसका उत्तरी अरावली का। तो उत्तरी अरावली का जो विस्तार है नीम का थाना से जयपुर के मध्य देखने को मिलता है। और जो मध्य अरावली है, मध्य अरावली का जो विस्तार है ये जयपुर से राजसमंद के मध्य, राजसमंद के मध्य, जयपुर से राजसमंद के मध्य जो विस्तृत भाग है वो मध्य अरावली। और जो तीसरा है दक्षिण अरावली, तो दक्षिण अरावली है राजसमंद से सिरोही के मध्य, सिरोही। नीम का थाना से जयपुर के मध्य उत्तरी अरावली, जयपुर से राजसमंद के मध्य जो है मध्य अरावली, और राजसमंद से सिरोही के मध्य दक्षिण अरावली। तो इस तरीके से राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला है, भौतिक प्रदेश है एक राजस्थान का, उसको अपन 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। तो ये जो उत्तरी अरावली है, यहां पर एक इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़। कौन सी है? रघुनाथगढ़। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी अरावली की
वो है रघुनाथगढ़। और ये रघुनाथगढ़ कहाँ है? सीकर के अंदर। इसकी जो ऊंचाई है वो है 1055 मीटर। तो जो उत्तरी अरावली है इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? रघुनाथगढ़। ये सीकर के अंदर है और इसकी जो ऊंचाई है वो 1055 मीटर है, इसकी ऊंची चोटी। उसके बाद में अपन बात करें मध्य अरावली। तो जो मध्य अरावली है ये अजमेर के अंदर है और अजमेर में इसकी जो ऊंची चोटी है, इसकी जो ऊंची चोटी है वो है मोरमजी। कौन सी है? मोरमजी। और ये जो मोरमजी है ये ब्यावर के अंदर, कहाँ है? ब्यावर के अंदर। और इसकी जो ऊंचाई है वो 934 मीटर। कितनी है? 934 मीटर। अगर अपन बात करें उसके बाद में दूसरी जो इस यहां पर एक चोटी और देखने को मिलती है वो है टोडगढ़। कौन सी है? टोडगढ़। इसकी जो ऊंचाई है वो 934 मीटर। कितनी? 933 मीटर, सॉरी, 933 मीटर टोडगढ़ की। ये भी टोडगढ़। ठीक है। यहां पर मध्य अरावली में ही कौन सी एक और चोटी है? टोडगढ़, जो ब्यावर के अंदर ही है। कहां पर? ब्यावर के अंदर ही है दूसरी जो चोटी है टोडगढ़, उसकी जो ऊंचाई है 933 मीटर है। उसके बाद में अपन बात करें दक्षिणी अरावली का, यानी कि अरावली की बात करते हैं तो अपन जो विस्तार अरावली का सर्वाधिक राजस्थान के अंदर वो दक्षिणी अरावली में ही देखने को मिलता है। और दक्षिणी अरावली के अंदर जो सबसे ऊंची जो चोटी है वो है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। इसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर। 1722 मीटर। कहां पर है? माउंट आबू सिरोही। माउंट आबू सिरोही। माउंट आबू सिरोही के अंदर जो दक्षिणी अरावली की जो चोटी है वो कौन सी है? गुरु शिखर है। ठीक है। तो इस तरीके से जो अरावली है इसको अपन 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं अध्ययन की दृष्टि के आधार पर। और अध्ययन की दृष्टि के आधार पर जो उत्तरी अरावली है, तो उत्तरी अरावली नीमका थाना से जयपुर के मध्य इसका विस्तृत भाग है उत्तरी अरावली का। तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी अरावली की वो रघुनाथगढ़ 1055 मीटर है, जो सीकर के अंदर स्थित है। उसके बाद में बात करें मध्य अरावली की, तो जो मध्य अरावली है ये जयपुर और राजसमंद के बीच में इसका मध्य विस्तृत क्षेत्र है मध्य अरावली का। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है मोरमजी ब्यावर के अंदर। दूसरी जो अगर अपन बात करें टोडगढ़ जो 933 मीटर है वो भी ब्यावर के अंदर ऊंची चोटी है, कोई किसकी? मध्य अरावली की। तीसरी अगर अपन बात करें दक्षिण अरावली, और ये जो दक्षिण अरावली है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर 1722 मीटर, कहीं कहीं पर 1727 मीटर भी आती है। तो इसकी जो ऊंची चोटी हो 1722 मीटर गुरु शिखर, जो माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। ये दक्षिण अरावली है, ये राजसमंद और सिरोही के मध्य विस्तृत भाग है दक्षिण अरावली का। आगे अपन बात करें इसमें जो दक्षिण अरावली है इसको भी अपन 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। दक्षिण अरावली को भी 2 भागों में डिवाइड करें तो एक है मेवाड़ अरावली। कौन सी है? मेवाड़ अरावली।
और ये जो मेवाड़ अरावली है इसका जो विस्तार है ये उदयपुर और राजसमंद में, उदयपुर और राजसमंद में। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है जरगा। कौन सी है? जरगा है, जो मेवाड़ की ऊंची चोटी है। कौन सी? जरगा, उदयपुर में है। और इसकी जो ऊंचाई है 1431 मीटर। कितनी है? 1431 मीटर। इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं भैया ना, सिरोही को। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें एक और, यहां पर आबू अरावली। दक्षिण अरावली को दो भागों में बांटा, एक मेवाड़ अरावली और एक दूसरा है आबू अरावली। और ये जो आबू अरावली है ये कहां पर? सिरोही और पाली के अंदर। सिरोही और पाली में। कहां पर? सिरोही और पाली के अंदर। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। तो इस तरीके से अपन अरावली को तीन भागों में, मुख्यतः तीन भागों में बांटा है अपन ने। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, जो सीकर के अंदर। मध्य अरावली है, इसकी जो ऊंची चोटी है वो मोरमजी ब्यावर के अंदर। और टोटगढ़ जो 933 मीटर है ब्यावर के अंदर। अगर अपन बात करें कि जो मध्य अरावली है, ये जो मध्य अरावली है, यहां पर पहले तो क्या था कि एक ही जिला था। कौन सा? अजमेर जिला था। तो सबसे कम विस्तार है अजमेर के अंदर ही है। लेकिन यहां पर पहले एक ही जिला था, अजमेर। लेकिन अब अजमेर से आप लोगों को पता है कि दो जिले और बन गए हैं। एक तो ब्यावर, ब्यावर और केकड़ी। तो ब्यावर और जो केकड़ी है ये भी किसके भाग है? मध्य अरावली के भाग है। किसके भाग है? मध्य अरावली के। ये चीज है, ये जरूर देखना है, क्योंकि एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन उठाएगा। क्योंकि जो अजमेर वाला जो हिस्सा है, अजमेर से दो नए जिले बने हैं, एक ब्यावर और एक केकड़ी। तो जो मध्य अरावली की जो चोटी थी सबसे पहले, तो पहले की स्थिति में अगर अपन बात करें तो जो मध्य अरावली की जो चोटी थी ना वो अजमेर में थी। कौन सी? मोरमजी, ये जो टोटगढ़ है ये कहां पर है? अजमेर के अंदर थी। लेकिन वर्तमान नवीनतम जिलों के अकॉर्डिंग ये जो चोटियां हैं ये ब्यावर के अंदर चली गई है। कहां चली गई है भाई? ब्यावर के अंदर चली गई है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो उत्तरी अरावली है इसका अगर अपन जिलों की बात करें तो ये जयपुर के अंदर, दौसा के अंदर, अलवर में, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, भैरोड कोटपुतली, भैरोड, नीम का थाना, सीकर, झुंझुनू में इसका विस्तार देखने को मिलता है। उसके बाद में अपन दक्षिणी अरावली की बात करें तो जो दक्षिणी अरावली का जो विस्तार है राजसमंद के अंदर, पाली में। ठीक है, राजसमंद, पाली, उदयपुर, सिरोही, तो इन क्षेत्रों में, जालोर के अंदर। तो जो दक्षिणी अरावली का जो विस्तार है इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो अरावली का अध्ययन है अपन ने तीन प्रकार से डिवाइड किया है। और दक्षिणी अरावली को भी अपन ने दो भागों में बांटा है। एक मेवाड़ अरावली जो उदयपुर और राजसमंद में इसका विस्तार है। और इसकी जो मेवाड़ अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? जरगा। कहाँ है? उदयपुर के अंदर ही है भाई। ये जरगा कहाँ है? उदयपुर में ही है। ठीक है। दूसरा है आबू अरावली। तो जो आबू अरावली है ये सिरोही और पाली के अंदर इसका विस्तार देखने को मिलता है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। आगे अपन बात करें उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और जो दक्षिण अरावली है इसकी जो प्रमुख चोटियां और हैं उनकी भी अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने बात की थी रघुनाथगढ़ जो सीकर के अंदर है, जो सबसे ऊंची चोटी है किसकी? उत्तरी अरावली की, सर्वोच्च चोटी किसकी है? उत्तरी अरावली की। उसके बाद में अपन ने बात की थी गोरमजी की। और ये जो गोरमजी है, गोरमजी है ये मध्य अरावली की चोटी है। कहां पर है? ब्यावर के अंदर, 934 मीटर।
ठीक है, गोरम जी है भाई, ये मोरम जी नहीं है ना, गोरम। ठीक है ना। उसके बाद में अपन बात करें, जो गोरमजी है ब्यावर के अंदर 934 मीटर इसकी ऊंची चोटी है। उसके बाद में अपन बात करें दक्षिण अरावली की, तो जो दक्षिण अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, गुरु शिखर। कौन सी है, गुरु शिखर 1722 मीटर। ठीक है, अगर अपन इसकी फिट की बात करें तो फिट में है ये 5650 फीट। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें उत्तरी अरावली की, जो और भी अदर चोटियां हैं उनमें खो है जो जयपुर के अंदर 920 मीटर, हर्षनाथ है, हर्षनाथ है जो अलवर के अंदर है, और एक जो हर्ष की पहाड़ी है वो कहाँ है, सीकर के अंदर है। ठीक है, तो हर्षनाथ अलवर 820 मीटर जो सरिस्का अभ्यारण्य में है हर्षनाथ। भैरोत जो अलवर 792 मीटर, बरवाड़ा जयपुर ग्रामीण के अंदर 786 मीटर। बब्बाई की जो पहाड़ियां हैं ये खेतड़ी के अंदर है, और खेतड़ी कहाँ है, नीमका थाना के अंदर, तो 780 मीटर। बिलाली है अलवर 775 मीटर। बैराट कोटपुतली जो बहरोड की जो चोटी है 704 मीटर। भानगढ़ है, ये भानगढ़ भी कहाँ है, अलवर के अंदर। उसके बाद में मेरिया जी है टोटगढ़ जो ब्यावर में 933 मीटर। तारागढ़ है अजमेर के अंदर 873 मीटर, और नागपहाड़ है अजमेर में 795 मीटर। तो इसी तरीके से जो दक्षिणी अरावली की अदर जो चोटियां हैं, शेर है जो सिरोही के अंदर 1595 मीटर 97 मीटर। तो अपन ये जो चोटियां हैं आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये रटने वाली चीजें हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अपन एक जो क्लास अपनी जो चोटियों से रिलेटेड और पठार से रिलेटेड ही लेकर आएंगे, ये जो अपना भौतिक प्रदेश कंप्लीट होने के बाद में। तो शेर है 1597 मीटर। दिलवाड़ा सिरोही 1442 मीटर। जरगा है 1431 मीटर, जो दक्षिणी अरावली के अंदर अपन ने मेवाड़ जो अरावली है उसमें वर्गीकरण किया था। तो जरगा है उदयपुर के अंदर 1431 मीटर। अचलगढ़ है सिरोही के अंदर 1381 मीटर। कुंभलगढ़ राजसमंद में 1224 मीटर। ऋषिकेश है सिरोही के अंदर और 1017 मीटर। कमलनाथ है उदयपुर में 1000 मीटर। सज्जनगढ़ है उदयपुर में 934 मीटर 938 मीटर। लीलागढ़ है उदयपुर में 874 मीटर। नागपानी है उदयपुर में 867 मीटर। गोगुंदा उदयपुर 840 मीटर। तो इस तरीके से अरावली की कुछ चोटियां थी, जो उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। यहाँ पर अपन ने बात की थी मोरम जी नहीं, गोरम जी की बात है। तो जो गोरम जी है वो कहाँ है, ब्यावर के अंदर 934 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे अपन बात करें अरावली के कुछ पठारों की, तो आज जो अपन अपनी क्लास है अपन यहीं पर इस अपनी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आगे अपन बात करेंगे, अभी तक अपन ने जो चर्चा की है वो राजस्थान के अंदर जो भौतिक प्रदेशों हैं उसमें अपन ने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात की थी। दूसरा जो अपना टॉपिक चल रहा है अभी वो है अरावली पर्वतमाला। कौन सा है, अरावली पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला के अंदर अपन ने जो अरावली की उत्पत्ति कैसे हुई है, पहली बात तो अपन ने ये की थी। अरावली की कुछ विशेषताओं के बारे में अपन ने चर्चा की है। ठीक है, उसके बाद में अपन ने अरावली को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में डिवाइड किया। 3 भागों में अपन उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली, तो उत्तरी अरावली की चोटी, मध्य अरावली की चोटियां और दक्षिण अरावली की चोटियों की बात की। कल अपन अरावली से संबंधित जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें चर्चा करेंगे, अरावली के पठार दर्रे उनकी बात करेंगे। धन्यवाद।